हेलो बच्चों, तो आज हम कक्षा 11 के भौतिक विज्ञान विषय के अध्याय सरल रेखा में गति अर्थात मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन के पार्ट 10 वीडियो को शुरू कर रहे हैं। और आज इस वीडियो में हम दो उदाहरण 2.5 और फिर उसके बाद उदाहरण 2.6 को करेंगे। तो उदाहरण 2.5 में हमारे पास एक नया कॉन्सेप्ट है। पहले इसी क्वेश्चन में आपको कॉन्सेप्ट समझाया हुआ है। कॉन्सेप्ट है गैलीलियो का विषम अंक संबंधित नियम। अब ये नियम होता क्या है? इस नियम के अनुसार अगर कोई भी विराम अवस्था से गिरती हुई वस्तु होगी, यानी कि कोई भी वस्तु है, जैसे कि अगर ये है मेरे हाथ में पेन और ये अभी विराम अवस्था में है, धरती से कुछ ऊंचाई पर है। अगर ये विराम अवस्था से गिराई जाती है, अभी कोई गति नहीं कर रही है, तो ये गिराई जाती है। तो अगर जिस समय ये गिराई जाती है उस समय में अगर हम समान समय अंतराल लें, यानी कि उस समय में अगर हम देखें कि टाइम पीरियड सेम सेम वाले ले, जैसे 2 सेकंड है, उसके बाद भी 2 सेकंड का अंतर ले, उसके बाद भी 2 सेकंड का अंतर ले, तो उनमें जो चली गई दूरियां होंगी उन समान समय अंतरालों में, वो दूरियां एक दूसरे से किस अनुपात में होती हैं? विषम अंकों के अनुपात में। मतलब जैसे विषम अंक, एक विषम संख्याएं एक दूसरे से इस अनुपात में होती है। ये विषम संख्याएं हैं 1:3:5:7 और उसके बाद 7:9, फिर इस तरीके से होती है। तो उसी अनुपात में हमारे पास वो दूरियां होंगी। लेकिन क्या एक चीज यहाँ पर ध्यान रखने वाली है? समान समय अंतराल। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो अब इस कथन को तो उन्होंने क्वेश्चन में खुद भी बता दिया। अब इसको हमें सिद्ध करना है। इसको सिद्ध करने के लिए हम क्या करेंगे कि ये समान समय अंतराल ले लेंगे और उसमें दूरियां निकाल लेंगे, जिससे हमें फिर उन दूरियों का अनुपात निकाल लेंगे। तो वो अनुपात हमारे पास ये आना चाहिए। ठीक है, तो हम किसका यूज करेंगे? हम समान समय अंतरालों में जब निकाल रहे हैं तो हम एक समान वाली जो गति की 3 समीकरणें हैं उनका यूज करेंगे। तो इनमें से एक यूज करेंगे। हमें क्या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड है कि विराम अवस्था में वस्तु का जो वेग है, प्रारंभिक वेग होगा वो, क्योंकि वो प्रारंभ में था, तो वो 0 है क्योंकि वो विराम अवस्था में है। अब हमने क्या किया, क्योंकि वो गिरती हुई वस्तु थी और यहाँ पर हमें बोला था समान समय अंतराल, तो हमने पूरा जो समय था, मतलब जहाँ वस्तु यहाँ पर थी विराम अवस्था में और जब ये पूरी नीचे तक आ गई, छोड़ी गई, तो हमने समान समय अंतराल थे, तो हमने मान लिया कि वो जो समान समय अंतराल थे वो टाउ के उसमें थे। इसको बोलते हैं टाउ। इसको हम वैसे बल आघूर्ण के रूप में यूज करते हैं, लेकिन ये हमारे पास टाइम के लिए यूज किया गया है, तो इसमें हमने बांटा हुआ है टाउ में। तो हमने कहा कि पूरा जो समय है वो ऐसे छोटे-छोटे समान समय अंतरालों में, जैसे मैं ये बोल रही थी कि 3 सेकंड था, 3 के बाद 5 सेकंड में देखा, फिर 5 के बाद 7 में देखा, तो सब में जो गैप था वो 2 का था। यानी कि 5 में से 3 गया 2, फिर 7 में से 5 गया 2। तो वैसे ही हमने बहुत सारे जो समय थे उनका जो समय अंतराल का गैप आ रहा था वो टाउ था। हमने पूरे समय अंतराल को, मतलब पूरा समय था, उसको इस टाउ में बाँट दिया, ताकि हम क्योंकि हमें यहाँ ये देखना है कि समान समय अंतरालों में चली गई दूरियाँ निकले, ताकि हम उनका अनुपात चेक कर सकें। तो अब हमने लगाई किसी समय में वस्तु द्वारा चली गई अगर दूरी को अगर हम देखेंगे, तो ये अगर मैं देख देख रही हूँ, फर्स्ट वाले से नहीं देख सकते क्योंकि उसमें v आता है और त्वरण आता है और समय आता है। अगर मैं देखती हूँ और थर्ड वाले से इसलिए नहीं देख सकते क्योंकि उसमें t नहीं आता। तो हमने सेकंड वाले में जब देखा, तो हमारे पास सेकंड समीकरण होती है ये। इसमें देखिए x क्या होती है हमारे पास? फाइनल पोजीशन जो होती है। तो अगर मैं बोल रही हूँ कि विराम अवस्था से वो गिर रही है और धरती की सतह ये है, तो धरती की सतह पर मान लिया उसने जो दूरी तय की वो y है। y क्यों? क्योंकि हम वर्टिकली देख रहे हैं, ऊर्ध्वाधर देख रहे हैं, तो यहाँ पे मैंने y लिख दिया। x0 क्या हुई? उसकी प्रारंभिक पोजीशन वो 0 थी क्योंकि वो विराम अवस्था में थी। उसके बाद हमने लिखा v0t, तो v0 क्योंकि 0 था तो ये वाला टर्म 0 हो जाएगा। और ये हाफ ए टी स्क्वायर a, मैंने आपको हमने पीछे भी बात की हुई है कि जो त्वरण गिरती हुई वस्तु का होता है, हमेशा जो त्वरण होता है उसकी दिशा नीचे की तरफ होती है। तो हम जो त्वरण की दिशा लेते हैं वो जब माइनस में लेंगे तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा और यहाँ पे t की जगह t लिख देंगे हम। ठीक है, और बाकी ये x0 भी 0 हो गया। तो इस तरीके से हमारे पास ये वाली चीज आ जाती है। अब हम इससे देखेंगे, अभी हमने ये केवल किस समय के लिए निकाला? t समय पर। लेकिन अब हम बहुत सारे जो समय अंतराल जिनके बीच में टाउ होगा उनके लिए निकालेंगे, ताकि हमें उनमें ये दूरियां निकल सके। तो ये हमें आगे एक टेबल की सहायता से देखेंगे, उससे देखना ये थोड़ा सरल है इसलिए। तो हमारे पास आया हुआ है कि ये किसी टाइम t पर चली गई दूरी है y। अब हम ये हमारे पास जो ब्लॉक है वो समय को बता रहा है। और इन समय में आप अगर देखेंगे तो इन सभी में, जैसे इस समय में कितना अंतर है, मतलब अगर समय अंतराल देखना है तो बाद वाला माइनस पहले वाला, तो टाउ -0 टाउ। फिर इस वाले में देखेंगे 2 टाउ माइनस टाउ, टाउ आ जाएगा। फिर
3 टाउ माइनस 2 टाउ, टाउ आ जाएगा, मतलब बाद वाला माइनस पहले वाला। तो हमारे पास हर एक टाइम में जो समय अंतराल है, वो टाउ का है, जो मैं पहले आपको बता रही थी। हम क्यों ऐसा ले रहे हैं? क्योंकि गैलीलियो का विषम अंक संबंधित नियम हमें समान समय अंतरालों में चली गई दूरियाँ बताता है, इसलिए। जब हमने समान समय अंतराल ले लिया, हमारा दूसरा काम है कि हम दूरियाँ लें। अब दूरियों के लिए हमने ये y लिया। जैसे हमने कहा 0 समय जब वो विराम अवस्था में था, उसकी कोई दूरी नहीं थी। मूल बिंदु हमने धरती की सतह को लिया, तो उससे वहाँ पे अभी उसकी मतलब हमने ये मान के मूल बिंदु हमने उसी को लिया, ताकि तभी उसका 0 होगा। अगर हम धरती की सतह को लेंगे तो ये वाली डिस्टेंस होगी, तो हमने मूल बिंदु उसी वस्तु को लिया। अब यहाँ पर जो उसके द्वारा तय की गई दूरी थी वो 0 थी, क्योंकि t 0 था। अब देखिए जब टाउ होगा तो यहाँ पे t की जगह आप टाउ रखेंगे, तो यहाँ पे टाउ आ जाएगा, ठीक है? और माइनस की जगह माइनस, माइनस चिन्ह ध्यान रखना है, ये बता रहा है कि त्वरण नीचे की तरफ काम कर रहा है। और फिर अब हमने त्वरण भी और उसकी गति को भी, ख़ैर ये तो हमारे पास गति तो है, लेकिन त्वरण भी नीचे की तरफ काम कर रहा है। अब नेक्स्ट वाली में हमने 2 टाउ रखा। इस समय में कितनी दूरी तय की उसने? तो अगर मैं 2 टाउ में देख रही हूँ, तो यहाँ टी की जगह 2 टाउ रखूँगी, और 2 टाउ का स्क्वायर हो जाएगा, तो 2 दूनी 4, और टाउ का स्क्वायर, तो वो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा। फिर उसके बाद 3 टाउ यहाँ पे आएगा, और 3 टाउ का स्क्वायर। इस तरीके से हर एक समय में हमें दूरियाँ मिल जाएँगी। लेकिन ये जो दूरियाँ हैं इसमें, ये हमारे पास इस पर्टिकुलर समय, इस 0 समय में कितनी दूरी है, ये टाउ में कितनी है, हमें निकालना है समान समय अंतरालों में दूरी। तो उसके लिए एक और चीज़ हम ये कर रहे हैं कि यहाँ पर इस पूरी चीज़ को सिम्प्लीफाई करने के लिए अगले ब्लॉक में हमने ये जो माइनस हाफ जी टाउ स्क्वायर था, ये हर एक टर्म में कॉमन है। जैसे इस टर्म में भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो उसको हमने y0 ले लिया, क्योंकि वो इनिशियल चीज़ थी, मतलब प्रारंभिक वो चीज़ थी। तो हमने टाउ वाले केस के लिए, मतलब वो इनिशियल चीज़ थी, तो हमने माइनस हाफ जी टाउ स्क्वायर को y0 रख दिया, जो हमने यहाँ पर दिखाया गया है। यहाँ पे, ये हमने रख दिया। तो यहाँ पर इस चीज़ को हमने y0 रख दिया, माइनस को भी उसके अंदर रखा, तो ये। अब अगले वाले में माइनस हाफ जीटा स्क्वायर माइनस पूरा का पूरा y0 हो गया, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4 बच जाएगा, और 4y0, फिर यहाँ पे 9y0 बच जाएगा, क्योंकि पूरा का पूरा माइनस हाफ जीटा स्क्वायर को हमने y0 रखा। ये क्यों कर रहे हैं? ताकि हम उसको सिंप्लीफाई करके लिख सकें, ताकि हम अनुपात चेक कर सकें। क्योंकि वैसे हम इसमें भी चेक कर सकते थे अनुपात आगे जाके, लेकिन इसमें फिर अनुपात चेक करना थोड़ा मुश्किल होता है, और इसमें थोड़ा आसान होता है, क्योंकि हमारे पास ये वैल्यूज़ है, हमें सीधे घटाना था। अब जो मैं अभी थोड़ी देर पहले आपको ये बता रही थी कि यहाँ पर हमने देखना है समान समय अंतरालों में चली गई दूरियाँ। लेकिन ये जो दूरियाँ हैं, या ये जो दूरी थी, ये केवल इस समय में चली गई दूरी थी, इस समय में चली गई दूरी, इन पर्टिकुलर समय में चली गई दूरी। हमें कैसे देखनी है? समान समय अंतरालों में। तो हम देखते हैं कि इस पूरे समान समय में, यानी कि इस टाउ में चली गई दूरी कितनी थी? तो हम कैसे निकालेंगे वो? हम ये निकालेंगे y0 माइनस 0, तो वो y0 आ जाएगा। मतलब ये वाली टेबल को हमने इस तरीके से सिम्प्लीफाई किया है, तो वो आ जाएगा, इन दोनों से आ जाएगा y0। फिर इस वाले टाउ से, क्योंकि देखिए इसका समय क्या है 2 टाउ, और इसका टाउ है, तो 2 टाउ माइनस टाउ, टाउ। तो इस समान समय अंतराल में 4y0 माइनस y0 3y0, ऐसे ही 9y0 माइनस 4y0 5y0, ऐसे ही इसका आ जाएगा हमारे पास 7, ऐसे ही इसका आ जाएगा ये, और इसका आ जाएगा ये। तो अब हमने समान समय अंतरालों में, क्रमिक समय अंतरालों या समान समय अंतरालों में, क्रमिक यानी क्रम से जो समय अंतराल थे, उनमें चली गई दूरियाँ निकाल ली, क्योंकि हमारा जो गैलीलियो का विषम अंक संबंधित नियम है, वो समान समय अंतरालों में चली गई दूरियाँ बोलता है। अब उनका अनुपात चेक करना है, क्योंकि उनका अनुपात हमें विषम अंक के अनुपात में आना चाहिए। अब हम इनका अनुपात कैसे चेक करेंगे? इनमें से जो भी चीज़ें कॉमन है उनको हटा देंगे, उनको मतलब उनको भाग दे देंगे, यानी कि उनको हटा देंगे। तो यहाँ y0 कॉमन है, यहाँ से पूरे हर एक टर्म में y0 कॉमन है। जब y0 कॉमन करके हमारे पास ये वाला ब्लॉक आ जाता है, ये पूरा का पूरा, ये। और इस पूरे ब्लॉक को अगर आप देखेंगे, चली गई दूरियों का अनुपात, ये हमारा विषम अंकों के अनुपात के ठीक बराबर है। और ऐसे ही अगर आपने ये वाले ब्लॉक में 6 टाउ के बाद 7 टाउ होता, ऐसे-ऐसे जितने भी हमारे पास डेटा होता, उसके हिसाब से ये हमारे पास आगे तक भी आता। आगे तक भी फिर ये 11, 13, 15 ऐसे-ऐसे चलता रहता। तो इस तरीके से हमने देखा कि इस पूरे नियम में हमारे पास जो समान समय अंतराल थे, ये आप ध्यान रखिएगा, समान समय अंतराल, उनमें जो चली गई दूरियां थी, उनका अनुपात इस क्रम में आता है, यानी विषम अंकों के अनुपातों में, ठीक है, उनके ही बराबर आता है। इस तरीके से ये पूरा का पूरा गैलीलियो का विषम अंक संबंधित नियम है। अब जो उदाहरण 2.6 है, वो हमें वाहनों की अवरोधन दूरी, अर्थात जो वाहन होते हैं उनकी स्टॉपिंग डिस्टेंस के बारे में बता रहा है। तो पहले यहाँ पर भी आपको पूरा का पूरा समझाया गया है।
अवरोधन दूरी से हमारा क्या अभिप्राय होता है? इसका एक एग्ज़ाम्पल हम ऐसे ले सकते हैं कि अगर हमारे पास हम कोई भी व्यक्ति है वो कार चला रहा है, अगर एकदम से उसके सामने कोई व्यक्ति आ जाता है, तो वो क्या करता है ब्रेक लगाता है, एकदम से ब्रेक लगाता है। मतलब ख़ैर हमने प्रतिक्रिया काल के बारे में भी जो पढ़ा, उस प्रतिक्रिया काल में भी हमारे पास ये था कि या हम आगे जो भी पढ़ेंगे प्रतिक्रिया काल के बारे में। लेकिन अवरोधन दूरी में वाहन जब चल रहा था, उसके सामने कोई व्यक्ति आ जाता है, तो वो एकदम से ब्रेक लगाता है। तो वस्तु एकदम से रुक नहीं जाती ब्रेक लगाने के बाद। होता क्या है कि वस्तु ब्रेक लगाने के बाद थोड़ी-सी दूरी तय करती है। तो ब्रेक लगाने के बाद जैसे ही ब्रेक लगाया तो वस्तु द्वारा जो चली गई दूरी होती है, उसको वाहनों की अवरोधन दूरी कहते हैं, स्टॉपिंग डिस्टेंस। तो अवरोधन दूरी से हमारा अभिप्राय ये उस दूरी से है, जो गतिमान वस्तु ब्रेक लगाने के कारण रुकने से पहले चल चुकी होती है। एकदम से ब्रेक लगाया और ब्रेक लगाने के बाद वो एकदम से स्टॉप नहीं होती, थोड़ा जो उससे पहले चलती है, रुकने से पहले चल चुकी होती है, मतलब ब्रेक लगाने के बाद और रुकने से पहले, तो उस दूरी को वाहनों की अवरोधन दूरी कहते हैं। क्यों इम्पोर्टेंट है वो हम अभी भी समझेंगे, लेकिन आगे भी समझेंगे। पर ये सड़क पर गतिमान वाहनों की सुरक्षा के संबंध में बहुत ज़्यादा एक महत्वपूर्ण कारक होती है। दूरी वाहन के प्रारंभिक वेग V0, क्योंकि जिस स्पीड से वो चल रहा होगा, जिस वेग से वो पहले चल रहा होगा, क्योंकि अगर वो बहुत ज़्यादा वेग से चल रहा होगा तो उसके लिए थोड़ा रुक पाना थोड़ा मुश्किल ज़्यादा होगा, कंपैरिज़न में अगर वो हल्के वेग से चल रहा होगा, तो वो ज़्यादा आसान होगा रुकना। तो ये जो अवरोधन दूरी होती है, वो वाहनों के प्रारंभिक वेग, जिसे हम V0 कहते हैं, उसकी वाहन की ब्रेक की क्षमता या ब्रेक लगाए जाने के परिणामस्वरूप वाहन में उत्पन्न मंदन -a, क्योंकि जैसे ही हम ब्रेक लगाएँगे, जो त्वरण होगा, वेग होगा, वो पहले ज़्यादा था, अब वो घटेगा। तो व घटेगा, जैसे अगर वेग परिवर्तन ऐसा होता है, पहले कम था और अब ज़्यादा हो गया, तो उसको हम त्वरण कहते हैं। लेकिन पहले वेग ज़्यादा था और अब वेग कम हो गया, तो उसको उस त्वरण को हम मंदन कहते हैं, क्योंकि वेग अब कम होने वाला है, इसलिए हम उसे मंदन कहते हैं, क्योंकि जब हम डेल V निकालेंगे तो वो माइनस में आएगा आपके पास। तो किसी वाहन की अवरोधन दूरी के लिए हमें इस प्रारंभिक वेग V0 और A के पदों, जो ये मंदन उत्पन्न हो रहा है, उसका एक व्यंजक निकालना है, यानी कि हमने इक्वेशन उनके बीच में लगानी है। तो हमें कुछ नहीं करना, हमें बस ये करना है कि जो एक समान त्वरण वाली समीकरण थी, वो उनमें से किसी भी एक को लगाना है। तो जैसे हमारे पास A है, V0 है और अवरोधन दूरी है, तो हम कौन-सी लगाएँगे? क्योंकि T के बारे में हमें कुछ नहीं पता, हम थर्ड वाली लगाएँगे, क्योंकि उसमें T होता ही नहीं और बाकी ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ख़ैर हमें ये पता है कि वाहन के रुकने पर जैसे ही आपने ब्रेक लगाया, थोड़ी देर बाद वाहन रुक जाएगा, उसके बाद वाहन का वेग हो जाएगा V बराबर 0, ये हमें पता है। रुकने से पहले चली चली गई दूरी, जैसे ही ब्रेक लगाया और रुकने से पहले, तो उस टाइम पर जो चली गई दूरी है, हमने अगर उसका ds, s क्योंकि स्टॉपिंग डिस्टेंस, अब हमने लगाई ये थर्ड समीकरण। थर्ड समीकरण जब लगाई, देखिए यहाँ पर v इज़ इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, v0 स्क्वायर। V0 स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारे पास, जिस प्रारंभिक वेग से वो चल रही थी, और यहाँ पर x की जगह हम लिख देंगे, यहाँ पर ds लिख देंगे और यहाँ पर -a लिख देंगे, a त्वरण। ठीक, आगे हम जब इसे करते हैं, हमारे पास इस चीज़ को जब हम पूरा का पूरा सॉल्व करते हैं, अब यहाँ पर जब हम यहाँ पर माइनस लगाएँगे तो ये चीज़ पूरी की पूरी उधर जाएगी, वो प्लस हो जाए, पूरी की पूरी प्लस हो जाएगी, तब यहाँ पे प्लस का ही चिन्ह आएगा, ठीक है? तब यहाँ पे प्लस का चिन्ह आएगा, क्योंकि ये पूरा का पूरा टर्म लेफ्ट साइड चला जाएगा, तो वो प्लस हो जाएगा और फिर डीएस के नीचे की नीचे आ जाएगी। लेकिन यही टर्म, जो ये टर्म है, मतलब यहाँ पे अभी तो प्लस आएगा जब मैं यहाँ पे माइनस ए यूज़ कर रही हूँ। लेकिन ये टर्म माइनस कब आएगा? यही वाला टर्म, क्योंकि ये -a जब मैं की जगह मैं +a यूज़ करूँगी। मतलब अगर मैंने यहाँ पे +a यूज़ किया, तो प्लस कहने का मतलब ये है कि मैंने त्वरण ही लिया है। मतलब मैंने a लिया और लास्ट में जब यहाँ पे माइनस आ रहा है, ये मुझे ये बता रहा है कि यहाँ पे मंदन हो रहा था। मंदन यानी कि इसका जो वेग था, वो अब कम हो रहा था। तो ये मुझे ये समीकरण बताएगी। लेकिन जैसा मैंने कहा कि यहाँ पर अगर माइनस यूज़ किया गया है, तो यहाँ पे प्लस आएगा। मतलब यहाँ पे थोड़ी गलती होगी, यहाँ पे प्लस यूज़ करेंगे हम। यहाँ पे प्लस क्यों यूज़ करेंगे फिर? क्योंकि मैंने यहाँ पे पहले ही मंदन बता दिया कि हाँ, यहाँ पर मंदन हुआ है। लेकिन अगर मैं पहले माइनस नहीं यूज़ करती, तो बाद में वो फिर माइनस आएगा, वो बताएगा कि यहाँ पे मंदन हुआ है। तो ख़ैर हम दोनों में से कोई भी काम कर सकते हैं, लेकिन जब आप यहाँ पे माइनस लिखेंगे, तो यहाँ पे बस प्लस आएगा, क्योंकि वो आपको पहले ही बता आपने ही वो लगा दिया कि यहाँ पे माइनस मतलब मंदन हो रहा है। तो यहाँ पे आपको प्लस लगाना है बस। लेकिन अगर ऊपर माइनस नहीं लगाए, तो फिर नीचे वो माइनस आएगा, वो ये बताएगा कि ये मंदन है। अब ये हमारे पास समीकरण यहाँ पर आ गई, यहाँ पे प्लस आएगा, यहाँ पे, ठीक है।
अब हमने वाहनों की अवरोधन दूरी निकाल ली। अब ये मैंने इसलिए ये चीज़ लिख दी कि यहाँ पर हमें ये माइनस बता रहा है कि मंदन हो रहा है, ठीक है? यानी हमने ऊपर एक की जगह माइनस नहीं लगाया होगा। अब ये चीज़ हमें क्या-क्या बता रही है? यहाँ से अब हम समझते हैं, मैं आपको बता रही थी कि ये जब हम वाहन चला रहे होंगे या यहाँ पे सुरक्षा के संबंध में किस तरीके से एक महत्वपूर्ण कारक है। अब अगर आप देखें कि ये जो डीएस है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रारंभिक वेग के वर्ग के। यानी कि जितना ज़्यादा वेग होगा प्रारंभिक वेग, उतनी ही ज़्यादा स्टॉपिंग डिस्टेंस होगी। यानी कि अगर जितना ज़्यादा वेग होगा, जैसे अगर मान लिया वेग दुगुना हो गया, जैसे यहाँ पर ये चीज़ है कि वाहन के प्रारंभिक वेग के वर्ग के समानुपाती है। अब अगर मान लिया वाहन के प्रारंभिक वेग को दुगुना कर दिया जाए, अगर ये दुगुना हो गया, तो ये क्या होगा? 2 दूनी 4, मतलब ये जो वेग है, ये डीएस पर प्रभाव डालेगा 4 गुना, यानी कि डीएस उतना ज़्यादा होगा। यानी कि आपका जितना भी वेग था, उसके बाद जब आपने ब्रेक लगाया, तो जो डीएस बढ़ेगा, वो 4 गुना बढ़ेगा उसका। मतलब पहली वाली के हिसाब से अगर V0 था पहले, तो V0 के हिसाब से अगर दुगुना आपने इस V0 को कर दिया, तो डीएस जो होगा वो 4 गुना आपके पास बढ़ेगा। यानी कि ब्रेक लगाने के बाद भी उसने इतनी सारी डिस्टेंस ट्रैवल की। इससे हमें पता चलता है कि जितना ज़्यादा अगर आपकी जो अवरोधन दूरी है वो कम होनी चाहिए। अवरोधन दूरी कम इसलिए होनी चाहिए कि आपने ब्रेक लगाया और उसने थोड़ी डिस्टेंस ट्रैवल की, क्योंकि वही डिस्टेंस अवरोधन दूरी है। तो उस दूरी को कम करने के लिए हमें जो प्रारंभिक वेग है, यानी कि ये, उसको कम करना पड़ेगा। उसको कम ही रखना पड़ेगा ताकि डीएस हमारी इतनी ज़्यादा ना हो। इसीलिए जब जैसे जहाँ पर सड़क पर अगर स्कूल के बच्चे रोड पार कर रहे होते हैं, तो वहाँ पर लिखा रहता है कि इतनी डिस्टेंस से आप यहाँ पर चलें, क्योंकि बच्चे सड़क पार कर रहे हैं या रोड क्रॉस कर रहे हैं। तो इसीलिए लिखा होता है ताकि हम उतनी स्पीड से चलें, उतने वेग से चलें, तो हमारा अगर ब्रेक हमें लगाना भी पड़े तो ज़्यादा स्टॉपिंग डिस्टेंस ना हो, इस वजह से। तो ये हमारे पास ये चीज़ तो यही थी कि ये डीएस 4 गुना हो जाएगा, और आवश्यकता इसकी ये है कि जैसे विद्यालय के निकट वाहनों की चाल की सीमा के निर्धारण में या यातायात में अगर हमें सुरक्षा ज़्यादा बरतनी है, तो उसके संदर्भ में भी। अब आज हमने इस पूरी वीडियो में गैलीलियो का विषम अंक संबंधित नियम पढ़ा। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पर ये है कि आपको समान समय अंतराल लेने हैं और उनमें चली गई दूरियों का अनुपात देखना है कि वो आपके पास ये आना चाहिए। इसी क्रम में आगे बढ़ना चाहिए। फिर हमने वाहनों के अवरोधन दूरी के बारे में समझा कि ये स्टॉपिंग डिस्टेंस क्या होती है। ये इसके लिए हमने ये वाला व्यंजक भी निकाला, और ये व्यंजक याद रखिएगा, ये हमें ये बता रहा है कि हमारे पास जो त्वरण है वो नेगेटिव है, यानी मंदन हो रहा है। और इसकी आवश्यकता क्या है? विद्यालय के निकट वाहनों की चाल की सीमा के निर्धारण में या फिर यातायात में जैसे सुरक्षा बरतनी है उसके लिए। तो अगली कक्षा में हम उदाहरण 2.7 और आपेक्षिक वेग के बारे में समझेंगे। अभी के लिए थैंक यू।